का स्वागत है आपके साथ। मैं हूं पूजा पांडे। इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लखनऊ में चल रहे 3 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन हुआ। ये आयोजन लखनऊ के विधान भवन में किया गया। सम्मेलन 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं और 6 विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों ने इसमें लिया हिस्सा। प्रयागराज में सेना का ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट अचानक हवा में डगमगाया और शहर के बीचों बीच तालाब में गिर गया। यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे हुआ है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और कुख्यात फरार गैंगस्टर शारिक उर्फ साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शारिक साठा की अवैध संपत्ति कुर्क की कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा में हुए हादसे की गंभीरता को देखते हुए मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर के अधीन गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी। एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों से पूछताछ कर फाइलों की जांच की और फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। बहराइच के बाद श्रावस्ती में एक बार फिर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है, जहां बेलहरी गांव में हिंदू समुदाय की जमीन पर अवैध रूप से बनी हजरत प्यारे शाह बाबा की मजार को मौके पर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। लखनऊ में चल रहे 3 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज समापन हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कार्यक्रम लखनऊ के विधान भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं और 6 विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं आज विधायी प्रक्रियाओं में तकनीक, जनप्रतिनिधियों की क्षमता विकास और संसदीय जवाबदेही पर विस्तृत चर्चा के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। इस समापन सत्र के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने संबोधित किया। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका, और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में ये अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, इस संविधान के 3 शब्द भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में भारत की संसद है। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी का दायित्व बनता है। दूसरा, भारत जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया के लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे यहां बताइए ना, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हमने बाद में लागू की, लेकिन गांवों में सरपंच की व्यवस्था और पंचीय की व्यवस्था ये प्राचीन काल से थी, यानी ट्रेडिशनल थी। हम लोगों ने इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। यानी हम लोग उन चीजों को लेकर के जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार अगर किसी ने किया था, हमारे गांवों ने किया था। इस 86 वर्ष के अंदर इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के माध्यम से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के आशाओं आकांक्षाओं की संस्था बनाने के लिए यहां पर जो विचार, जो संवाद, चर्चा होती है, उससे परिणाम निकले और किस तरीके से इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के नए इनोवेशन से
ये संस्थाएं जनता के नजदीक पहुंचे। आज भी हमने कुछ संकल्प लिए हैं कि हमारी विधायी संस्थाएं आने वाले समय के अंदर अपनी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर विकसित भारत के संकल्पों को लेकर अपने राज्य को विकसित राज्य बनाना, उसके लिए चर्चा और संवाद हो, सभी मान्य सदस्यों के सकारात्मक विचार दृष्टिकोण आए, विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए हम किस तरीके से चर्चा संवाद से राज्य के आधारभूत ढांचे के साथ नई दिशा दे सकते हैं, इसके लिए संवाद की एक श्रृंखला बनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष मतदाता सूची पूर्ण निरीक्षण प्रक्रिया के बीच देश भर में 22 नए रोल ऑब्जर्वर की बड़ी तैनाती की है। इस ताजा नियुक्ति के तहत पश्चिम बंगाल में 11 नए ऑब्जर्वर दिए गए हैं। इसके बाद राज्य में कुल तैनात अधिकारियों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। बंगाल में फिलहाल स्पेशल वोटर लिस्ट प्रोविजन का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। लोगों की सहूलियत के लिए आयोग ने नाम जुड़वाने और सुधार के लिए आवेदन की तारीख भी 15 से बढ़ाकर 19 जनवरी कर दी थी। अब इन आवेदनों और शिकायतों पर 7 फरवरी तक सुनवाई की जाएगी। इसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी कर 14 फरवरी को बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। खबर दोपहर में अगली खबर संभल से है, जहां संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और कुख्यात फरार गैंगस्टर शारिक उर्फ साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शारिक साठा की अवैध संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह 11 बजे से ही 5 थानों नखासा, रायसत्ती, संभल कोतवाली, हयात नगर और AHTU की 100 से अधिक पुलिस कर्मियों की टीम शारिक के नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा पयाजा में स्थित घर पहुंची हुई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी भी मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर है, जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। वह एक साल से 300 से अधिक लग्जरी गाड़ियां चोरी कराता था। फिलहाल वह दुबई में बैठकर अपराध का नेटवर्क चला रहा है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। इसमें राजस्व विभाग की टीम लगाई गई है और पुलिस विभाग की टीम लगाई गई है और जो माननीय न्यायालय का आदेश हुआ है उस आदेश के क्रम में इस मकान की कुर्की की जाएगी। न्यायपालिका संविधान और लोकतंत्र का सबसे प्रथम अंग है और जिसके पास संपूर्ण अधिकार हैं न्याय के क्षेत्र में अपने किसी भी निर्णय को करने के। इसलिए संभल में जो हुआ मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, न टिप्पणी की आवश्यकता है, क्योंकि न्यायालय जो भी करेगा वो पब्लिक को न्याय दिलाने के लिए ही करेगा। इस पर किसी भी पार्टी को मेरे ख्याल से पॉलिटिकली अपना कोई वर्जन देने का राइट नहीं है। दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय चुनाव आयुक्त द्वारा आयोजित लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शामिल हुए। ज्ञानेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया चुनाव में साल दर साल सुधार हो रहा है। साथ ही बूथ लेवल ऑफिसर को लोकतंत्र की नींव बताते हुए उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से चुनावी प्रक्रिया कराने में बेलो अहम भूमिका निभा रहे हैं। Become one of the largest exercise on planet year after year in terms of logistics, numbers and transparency. Each booth, polling booth in India roughly has around 970 electors, roughly 300 houses. And the responsibility of the electors and
ensuring that all the eligible electors are included in the electoral roll is vested. अब देखिए ना, दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में उत्तर प्रदेश को बड़ी निवेश सफलता मिली है। एम ग्रीन ग्रुप ने यूपी सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता का अत्याधुनिक एआई और डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में करीब 25 अरब डॉलर का निवेश भी होगा और लक्ष्य 230 तक इसे पूरी क्षमता से शुरू करने का है। ये मेगा डेटा सेंटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरतों को पूरा करेगा तथा 5 लाख अत्याधुनिक चिपसेट्स से लैस होगा। 24/7 कार्बन फ्री ग्रीन एनर्जी पर आधारित इस परियोजना से हजारों उच्च कौशल रोजगार सृजित होंगे और उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख डेटा सेंटर व एआई हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम भी माना जा रहा है। तो देखिए, यूपी में बनेगा एडवांस कंप्यूट डेटा सेंटर किस तरह से खास है, ये आपको बता रहे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में उत्तर प्रदेश को बड़ी जो निवेश सफलता है वो मिली है। प्रदेश में अब 25 अरब डॉलर का जो निवेश है वो होगा। इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि एम ग्रीन ग्रुप ने यूपी सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बड़ा जो समझौता है माना जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट कंप्यूट डेटा सेंटर स्थापित होगा, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस मेगा डेटा सेंटर में 5 लाख अत्याधुनिक चिपसेट्स भी लगाए जाएंगे। तो देखिए, डेटा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये जो सफलता है मानी जा रही है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग व एआई के बढ़ते वर्कलोड से जुड़ी जरूरतों को पूरा करेगा डेटा सेंटर। इसी के साथ 2028 तक पूरा होगा पहला चरण और उसके बाद 2030 तक पूरी 1 गीगावाट क्षमता से ये जो सेंटर है वो काम करेगा और अपनी विशेषताओं के साथ ये लोगों के सामने आएगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये सुविधा 24/7 कार्बन फ्री ग्रीन एनर्जी पर भी आधारित रहेगी और इसी के साथ इससे रोजगार, एफडीआई और न्यू टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में 25 अरब डॉलर का जो निवेश है वो इसके तहत किया जाएगा और डेटा सेंटर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। कई मामलों को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें कहा जा सकता है कि समय लग जाता था और इसको लेकर कई जो ऐसे कामकाज है वो लंबित पड़े रहते थे, लेकिन अब इसको लेकर विशेष तौर पर जो कमी है वो देखने को मिलेगी और जो डेटा है वो जल्द से जल्द आपके सामने आएगा और कामकाज का जो निपटारा है वो जल्द से जल्द यानी कि समय पर देखने को मिलेगा। 2028 से लेकर 2030 इसका लक्ष्य है और इस दौरान ये जो डेटा सेंटर है 1 गीगावाट के तहत अपनी विशेषताओं के जरिए आप लोग के बीच होगा और इसको लेकर तमाम जो बाकी के कामकाज है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर वो देखने को मिलेंगे। तो यूपी में एडवांस कंप्यूट डेटा सेंटर अपनी विशेषताओं के साथ ये भी समझिए कि 24/7 ये जो कार्य है इसको लेकर भी देखने को मिलेंगे। चलिए अब माघ मेले की भी बात कर लेते हैं। माघ मेला 2026 प्रयागराज में मेला क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष के तहत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में राष्ट्र पुरुषों और राष्ट्रवाद के बारे में जानकारी दी गई, जहां प्रदर्शनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा को भी दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास सिंह ने, आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी समारोह के तहत माघ मेले में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम से जुड़ी तमाम सारी चीजें लगाई गई हैं। यहाँ पर आके पूरी संघ यात्रा को देखा जा सकता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखा जा सकता है और जो राष्ट्र के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। भारत पाक युद्ध, 1971 में स्वयंसेवकों द्वारा किए गए विभिन्न सेवा कार्य हो या 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड हो, इस तरह के तमाम सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। यहाँ पर किस तरीके दर्शाया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा सेवा कार्य, सामाजिक कार्य किस तरीके से किए जा रहे हैं और यहाँ पर क्या कुछ खास चीजें हैं, आइए जानते हैं नंदलाल जी से, क्या कुछ खास है ये प्रदर्शनी? देखिए, ये प्रदर्शनी ये बता रही है कि संघ की जो यात्रा है 100 सालों में संघ ने क्या क्या किया। ये समाज में बहुत भ्रांतियां होती है। नेता लोग तो अपना प्रचार करते हैं कि हमने ये किया वो किया है, पार्टियां जो है, लेकिन संघ मौन रहता है। यह हमेशा राष्ट्र की सेवा करता है, अपनी जनता की सेवा करते हैं और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की चिंता करता रहता है।
इस हिसाब से करके जब संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए तो यह आवश्यकता हुई कि संघ ने क्या किया है जो है राष्ट्र, इस हिसाब से करके प्रदर्शनी लगाई गई है। मंदिर आंदोलन से जुड़ी भी तस्वीरों को यहाँ दिखाया गया और साथ साथ तमाम सारे जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र प्रेम जिनके अंदर था, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे माता अहिल्याबाई होलकर हो, गुरु गोविंद सिंह हो, इन सब के बारे में भी विस्तार से यहाँ पर दिखाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर चूंकि जो है आवश्यकता ये थी कि हम मंदिर के समय क्या किए, तो मंदिर के बारे में भी बहुत पुराना हमारा इतिहास है। तो मंदिर के संघर्ष के लिए जो व्यवस्था की गई, ये मंदिर बनाया कैसे गया, ये मंदिर में सहयोग गवर्नमेंट की तरफ से एक पैसे का भी नहीं है। जो भी सहयोग है उस समय राष्ट्रीय स्वयं संघ के सदस्य घर घर जा करके वो धन इकट्ठा करते थे। यहाँ तक कि जो लोग मंताना बस्ती प्रयागराज इलाहाबाद में है एडीसी के पास, वहाँ पर जा करके जो भीख मांगने वाले थे उनके भीतर भी जाया गया, तो उन्होंने भी 5 रुपये दिया, जो है प्रेम से दिया, उन सबका सहयोग लिया गया और जनता के सहयोग से इतना बड़ा बढ़िया भव्य मंदिर बनाया गया है। तो जन सहभागिता किस तरीके से रही आरएसएस के साथ, और खासतौर से आरएसएस ने जो सेवा कार्य किए हैं उनको यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। 100 वर्षों की इस यात्रा को इस प्रदर्शनी में दर्शाया जा रहा है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज। खबर प्रयागराज से है, जहां शहर के बीचों बीच एक 2 सीटर माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट अचानक अनियंत्रित होकर कीपी कॉलेज के पीछे स्थित तालाब में गिर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तकनीकी खराबी के कारण हुए इस हादसे ने एक पल के लिए सबको दहला दिया, लेकिन राहत की बात ये रही है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। दोनों पायलटों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल सेना की टीम एयरक्राफ्ट को तालाब से बाहर निकालने और हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। नोएडा सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जांच तेज हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित एसआईटी ने जांच की कमान संभाली है। एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों से पूछताछ कर फाइलों की जांच की और फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं एनडीआरएफ की 3 टीमों ने करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद गहरे पानी में डूबी कार को बाहर निकाल लिया। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते ये हादसा हुआ। एसआईटी की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। माननीय शासन ने 3 सदस्यीय टीम बनाई। उस 3 सदस्यीय टीम में हमारे मंडलायुक्त मेरठ श्री भानु, हमारे चीफ इंजीनियर मेरठ और उसके सहयोग में प्राधिकरण के टीम है, वहाँ हमारे जिलाधिकारी नोएडा है, पुलिस कमिश्नर नोएडा है और सभी लोग। तो अभी हमारी जो एसआईटी है इसने काम शुरू कर दिया। शासन के निर्देशों पे हम लोग 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे। सभी लोगों से बातचीत और सभी लोगों से बात करके तो ये घटना हो किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा दुखद घटना। लखनऊ रायबरेली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लगे पोस्टर से सियासी बवाल तेज हो गया है। पोस्टर में राहुल गांधी को 2029 का कप्तान और 2027 का अखिलेश यादव को कप्तान घोषित किया गया है। इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ बातें कही, आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव की तमाम सांसदों के साथ जो बैठक है वो 2027 के संकेत को लेकर कहा जा रहा है। इस संदर्भ में भी क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के लिए बैठकें हों, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी नीति और नीयत कैसी है। समाजवादी पार्टी समाज को बांट कर राजनीति करती है। वो पीडीए की बात करती है जिसमें बहुत सारा समाज उनके अपेक्षा में नहीं है। वो समाज को बांट कर राजनीति करती है। मुझे लगता है कि बांट कर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल सफल नहीं हो सकते। समाज को साथ लेकर चलने वाले राजनीतिक दल ही सफल होते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो बैठक करने के बजाय अपनी नीति और नीयत में परिवर्तन करें। देखिए, उस पोस्टर में दिखाया गया है कि ये लोग पवेलियन में हैं और पवेलियन में खिलाड़ी तभी जाता है कि जब हार से मैदान के बाहर हो जाता है। मैदान में नहीं है, पवेलियन में है। इसलिए ये संदेश उस पोस्टर से निकल रहा है कि अब
पेवेलियन में ही उनकी जगह है, मैदान में उनकी कोई जगह नहीं। तो संजय जी तमाम मुद्दों को लेकर अपनी जो राय है, अपनी जो बात है वो रख रहे हैं, लेकिन इन बैठकों का और इन पोस्टर्स का आखिरकार किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा, ये आने वाले समय ही तय करेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं पूजा पांडे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। बहराइच के बाद श्रावस्ती में एक बार फिर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की, जहां बिलहरी गांव में हिंदू समुदाय की जमीन पर अवैध रूप से बनी हजरत प्यारे शाह बाबा की मजार को मौके पर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर इस मजार को बनाया गया था वह जमीन देवतादीन और राम प्रसाद की है, जिस पर अवैध तरीके से हजरत प्यारे शाह बाबा की मजार बना दी गई थी। जब देवतादीन और राम प्रसाद ने इस पर आपत्ति जताई और प्रार्थना पत्र डीएम को दे दिया, तो मामले को संज्ञान में लेते ही फौरन कार्रवाई की गई और बुलडोजर से मजार को हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे और प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए पूरी कार्रवाई की। बेलरी गांव में कुछ खातेदारों की जमीन पे उन्होंने कुछ आपत्ति की कल अपनी तहरीर दी थाने में कि हमारी जमीन पर कोई जबरन एक मजार रूप में निर्माण कर रहा है। तो उसके क्रम में आज जो कार्रवाई की गई है उसमें यह है कि उनके द्वारा ये आपत्ति की गई थी हमारे बिना परमिशन के या हमारे बिना उसके कुछ लोगों द्वारा उस पर निर्माण किया जा रहा है। तो उन्हीं लोगों द्वारा आज उसको मजार को अपने जो मजार रूप में बनाया जा रहा था तो उसको ध्वस्त करवाया गया। खबर बरेली से है, जहां पुलिस ने डिजिटल इंडिया को मजबूती देते हुए थाना मीरगंज में जिले का पहला ई मालखाना सिस्टम शुरू किया है, जिसका उद्घाटन अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा ने किया। ई मालखाना सॉफ्टवेयर के जरिए अब जब्त माल का पूरा विवरण मात्र एक क्लिक में उपलब्ध होगा। इस अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से क्यूआर कोड और रियल टाइम अपडेट से जब्त माल की जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी। इससे अदालती कार्यवाही में माल की प्रस्तुति आसान होगी और समय की भी बचत होगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। ये पहल स्मार्ट और आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ई मालखाना बेसिकली एक डिजिटल मालखाना है, जिसमें पूरे मालखाने संबंधी माल का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार किया जाता है, चाहे वो वाहन माल हो, चाहे मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत सीज माल हो, लावारिस माल हो, जिस भी प्रकार का माल थाने में दाखिल होता है उसका एक डेटाबेस बनाया जाता है। इससे मालखाना प्रबंधन में और पारदर्शिता आएगी, उसको और आसान किया जा सकता है। एक वेबसाइट के माध्यम से सिंगल क्लिक पे थाना प्रभारी अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके माल अरेंज है, कितने माल पेंडिंग है, कितने का माल कोर्ट में पेश किए जा सके इत्यादि। इससे माननीय न्यायालय के समक्ष कोई भी माल प्रस्तुत करने में आसानी होगी, क्योंकि सारा माल बहुत कैटेगराइज्ड होगा और वेल अरेंज्ड होगा। सभी सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तो मालखाना प्रबंधन में भी टेक्नोलॉजी का यूज करके उससे और पारदर्शी और हम और आसान कर सकते हैं। जिले के सभी थानों में ई मालखाने को इम्प्लीमेंट कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। दूसरे चरण में 392 प्रतिभागियों ने भाग लिया। तीसरा चरण 22 और 23 जनवरी को आयोजित होगा। 24 जनवरी को विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के जरिए योगी सरकार युवाओं के हुनर को एक मंच दे रही है, जिससे उनकी पहचान मिले और यूपी स्किल स्टेट बने। इस प्रतियोगिता में आए युवाओं का क्या कहना है, उन्हें ऐसी प्रतियोगिता से कितना फायदा हुआ है, आइए जानते इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आगाज जो है वो हो चुका है और इसका ये दूसरा चरण है और इसी को लेकर तमाम जो युवा है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी जो उत्साह है इनके बीच देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का भी फोकस है ताकि इनको स्किल्ड किया जाए और सरकार का जो लक्ष्य है इनके हुनर को एक मंच दे सके और उस मंच से यूपी को स्किल्ड स्टेट बनाया जा सके। और उसी दिशा में तमाम जो युवा हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचे। आइए जब हम यहाँ पर पहुंचे समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से, इस प्रतियोगिता से उन्हें कितना फायदा हुआ है, यहाँ पर पहुंचकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। चलिए आइए कॉन्फिडेंस के बारे में भी उनसे जानते हैं। काफ़ी अनुभव मिला है मैम, सीखने को भी काफ़ी मिला है। सर लोगों द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया, हम लोगों का सिखाया भी गया कैसे क्या करना है। बहुत अच्छी तरीके से
सर लोगों का भी धन्यवाद। फायदा बहुत हो रहा है और सरकार जो चला रही है हम लोगों के लिए योजना, आज का युग डिजिटल का युग है, तो इसमें सरकार भी सोच रही है कि हम लोग भी डिजिटल हो जाएं, स्किल हो जाएं, जिससे हम लोग भी अपने आप पर डिपेंड हो जाएं। तो योजना सरकार को हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार बहुत अच्छी योजना चला रही है, हम लोगों के बेनिफिट के लिए ही है। क्योंकि दूसरे चरण है, पहले चरण से आप लोग आए हैं यहाँ पर, फिर तीसरे चरण के लिए किस तरह से आप लोग तैयार हैं? मैम अपनी तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है, उसको लेकर कितना आपको अच्छा लग रहा है? मैम बहुत अच्छी तरह से यहाँ ट्रेनिंग दी है और एग्जाम हुआ मेरा लोग का। कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, जैसे किस तरह से आपको एक बड़ी मदद मिल रही है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है? मैम हमारे आदरणीय दामोदर नाथ नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हम लोग को स्किल मतलब कंपटीशन करवा रहे हैं ताकि हम लोग भी दूसरे देश में विकसित हो पाए। जैसे चाइना आजकल कितना ज्यादा विकसित हो रहा है, इसीलिए कंपटीशन है, हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़े, हमारे देश का भी नाम हो, हमारा देश भी विकसित हो। स्किल इंडिया ITOT में तो बहुत ही अच्छा, हमारे सर जी लोग कल बताए थे कि आप लोग ये चीज़ पढ़ लेना, और बहुत सी चीज़ें हम पहली बार जाने हैं। और योगी आदित्यनाथ को भी बहुत धन्यवाद। और ये स्किल इंडिया अगर आगे चुने जाते हैं तो भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। डिजिटल इंडिया इस समय चल रहा है, पूरा डिजिटल इंडिया बना दे तो बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पर जो युवा हैं उन्हें एक जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है वो मिला है ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके और कहीं ना कहीं विकसित भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जा रहा है। आज इसको लेकर दूसरा चरण था, तीसरा चरण अब 22 और 23 को होगा, उसके बाद 24 को ये जो विजेता है उन्हें सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा और आगे ये जो नेशनल लेवल पर अपनी जो प्रतिभा है वो लोगों के सामने रखेंगे। और इसको लेकर ही जो तैयारियां हैं यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ मैं पूजा पांडे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। चलिए अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। लखनऊ में चल रहे 3 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन हो गया। ये आयोजन लखनऊ के विधान भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं और 6 विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज में सेना का ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट अचानक हवा में डगमगाया और शहर के बीचों बीच तालाब में गिर गया। ये हादसा केपी कॉलेज के पीछे हुआ है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और कुख्यात फरार गैंगस्टर शारिक उर्फ साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शारिक साठा की अवैध संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा में हुए हादसे की गंभीरता को देखते हुए मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर के अधीन गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों से पूछताछ कर फाइलों की जांच की और फिर घटना स्थल का निरीक्षण किया। बहराइच के बाद श्रावस्ती में एक बार फिर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। बेलहरी गांव में हिंदू समुदाय की जमीन पर अवैध रूप से बनी हजरत प्यारे शाह बाबा की मजार को मौके पर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। आज उसके समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आज की इस सभा की